तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं वकास और आप सुन रहे हैं कुछ सच्चे अनकहे वाकयात वन मैन स्टोरीज पर। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ यह है कि ये साल हम सब के लिए आसानियों, खुशियों और पूरी होने वाली आरजुओं का साल हो। लेकिन दोस्तों, कुछ साल ऐसे होते हैं जो खत्म होके भी जिंदगी से कभी नहीं निकलते। मेरा साल 2012 भी उन्हीं सालों में से एक था। और सच बताऊं तो 2012 मेरे लिए सिर्फ एक साल नहीं था, यूं कहिए कि एक ऐसा दरवाजा था जिसके पार मैंने वो चीजें देखी जिन्हें इंसान आम दिनों में ख्याल समझ के टाल देता है। 2012 में मुझे यूनिवर्सिटी के एक दोस्त ने अपनी शादी की दावत दी। यूं तो उस दोस्त से मेरी कोई गहरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन उसकी दावत ही कुछ ऐसी थी कि मैं इनकार न कर सका। उसकी शादी नॉर्दर्न एरियाज में उसके गांव में थी और दावत के साथ उसने ये भी कहा कि शादी के बाद हम लोग जितना चाहें उसके डेरे पे रुककर घूम फिर सकते हैं। अब हमारे बैच के काफी लड़कों ने आपस में प्लान बना लिया। फैसला हुआ कि हम सब शादी में शिरकत करेंगे और फिर 2 हफ्ते वहीं रुककर पहाड़ों, वादियों और ठंड का लुत्फ उठाएंगे। आखिर हम में से ज्यादातर लड़के कभी पहले नॉर्दर्न एरियाज नहीं गए थे, तो मुफ्त के सफर को कौन मना करता। और सच पूछे तो उस वक्त हमें ये अंदाजा ही नहीं था कि ये मुफ्त का सफर हमें कितना महंगा पड़ने वाला है कि बरसों तक हम उसकी कीमत अदा करते रहेंगे। हम कुल 7 दोस्त थे। सफर के लिए हमने ट्रेन का इंतखाब किया और किस तरह हम सब एक दोस्त के घर जमा हुए। फिर वहां से अलग अलग कोई बस में, कोई टैक्सी से स्टेशन तक पहुंचा और फिर वहां सबको एक जगह जमा करना, ट्रेन का लेट होना, वो सब अलग ही दास्तान है। खैर, एक्साइटमेंट थी तो मजा भी आया था। बस फिर क्या था, इंतजार करते करते आखिरकार ट्रेन आई और फिर हमारा सफर शुरू हुआ। सब आराम से बैठ गए तो हंसी मजाक शुरू हो गया। कहीं चाय का दौर चलने लगा, कहीं लूडो का खेल जम गया तो कहीं कार्ड्स की बसात पिच गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स में खामोशी छा गई। खामोशी, अजीब खामोशी। हवा का शोर, ट्रेन की आवाज। ट्रेन अपनी मखसूस आवाज से आगे बढ़ रही थी। मैं खिड़की के साथ सर टिकाए बाहर देख रहा था और खुले आसमान पे पूरा चांद और दरख्तों के साए। ऐसा लगता था कि जैसे मैं उन दरख्तों को देख रहा हूं और वो दरख्त मुझे। यूं ही किसी वक्त मेरी आंख लग गई और रात के करीब जब ट्रेन एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी, मैं उस वक्त मुकम्मल नींद में नहीं था, बस मेरी आंखें बोझल हो रही थी। मेरी गर्दन के पीछे अजीब सी सरसराहट हुई। किसी ने मेरे बालों में हाथ फेरा। फौरन मेरी आंख खुल गई और मैंने पलट के देखा कि अचानक ट्रेन की लाइट्स बंद हो गई। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया और अंधेरा ऐसा है कि आंख खुली होकर भी लगे कि बंद है। कुछ लोग चौंक के उठ बैठे। किसी ने मोबाइल की स्क्रीन रोशन कर ली, किसी ने एक दूसरे को आवाजें देना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जाग गए। फिर से बातें शुरू हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं इस डर से कि सब मेरा ही मजाक बनाएंगे चुप रहा। ट्रेन तो कुछ मिनट्स के बाद फिर से रोशन हो गई, लेकिन मैं बेचैन हो गया था क्योंकि ट्रेन में रोशनी होने के बाद मैंने अच्छी तरह से अपने पीछे जायजा लिया। वहां कोई भी नहीं था। खैर, जब हम लोग मतलूबा स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन से उतरे तो अब आगे एक नई मुसीबत। वो ये कि हमें रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आया हुआ था और हम जो अपने दोस्त आदिल से राब्ता कर रहे थे तो ना फोन पर उससे बात हो पा रही थी ना किसी और जरिए से। खैर, बार बार कॉल करने पे कॉल रिसीव हुई, लेकिन जिससे बात हुई उसने खुद को आदिल का कजन बताया और जब उसको मालूम हुआ कि हम स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं तो मैं यूं कहूंगा कि उसके लहजा कुछ ऐसा था कि जैसे ना चाहते हुए भी उसने हमें हिम्मत दी। उसने कहा कि मैं आप लोगों के लिए जीप्स का इंतजाम करता हूं ताकि
वो आपको स्टेशन से डेरे तक ले आए। काफी इंतजार के बाद जब जीप आई तब तक हम सबका मूड ऑफ हो चुका था। अब स्टेशन से हमारा सफर शुरू हुआ जीप में हमारे दोस्त के डेरे तक। अब या तो थकन की वजह से या फिर मूड ऑफ होने की वजह से हम सब में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। और हाँ, ये भी बात थी कि जाहिर हम लोग ज्यादातर हम में से लड़के जो थे वो पहली बार नॉर्दर्न एरियाज गए थे, तो वहां के पहाड़ों के शहर में इस तरह खो गए कि शायद उसी वजह से आपस में बातें करना भी भूल गए। मैं खुद पुरस्कार पहाड़ों, जंगलात और बड़े बड़े दरख्तों के शहर में गिरफ्तार हो गया था। अब जो हम लोग डेरे तक पहुंचे तो हमारा दोस्त वहां पे मौजूद नहीं था। उसके रिश्तेदारों ने हमें रिसीव किया, लेकिन अजीब बात ये थी कि शादी का मौका था, फिर भी कोई खुश नहीं लग रहा था। यूं कहिए कि चेहरों पे मुस्कुराहट की जगह आंखों में बेचैनी थी। ऐसा लगता था कि हर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर रहा था, जैसे दबे दबे लफ्जों में आपस में बातें कर रहे थे। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें मजबूरी में वेलकम किया जा रहा हो। और ये बात सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सब दोस्तों ने आपस में नोट किया और हमने आपस में इस पर डिस्कस भी किया। हम दोस्तों में एक दोस्त था कबीर, जिसका ताल्लुक कोयटा से था। इत्तेफाक से वो उन लोगों की इलाकाई जुबान समझता भी था और बोलता भी था। उसने हमें कहा कि यार, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ये शादी वो शादी ही नहीं लग रही जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी बातचीत करके देखता हूँ, शायद कुछ मालूम हो जाए। अब कबीर ने जानबूझकर उन लोगों से बातचीत शुरू की और फिर जो बात हमें मालूम हुई उसने तो हम सबके होश उड़ा दिए। मालूम हुआ हमारे जिस दोस्त की शादी थी कबायली झगड़ों की वजह से ऐन निकाह के वक्त रुक गई थी। अभी निकाह शुरू ही हुआ था कि किसी वजह से उन लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई और लड़के वालों ने लड़की वालों को मार पीट के वहां से भगा दिया और जोर जबरदस्ती ये कह दिया गया कि निकाह हो चुका है, अब लड़की हमारी है। और ये भी मालूम हुआ कि हमारे दोस्त को उसकी बीवी के साथ किसी महफूज जगह पे छुपा दिया गया है, इसीलिए वो डेरे पे मौजूद नहीं था। और उससे आगे की बात उससे ज्यादा दिल दहला देने वाली थी, वो ये कि अब लड़की वाले अपने लोगों के साथ वापस आ रहे थे। लड़ाई, फायरिंग, खून खराबा, सबका खतरा था। अभी कबीर ये सब बता ही रहा था कि अचानक शोर शराबा शुरू हो गया और फिर फायरिंग की आवाजें आने लगी। डेरे के बाहर भगदड़ मच गई और हम सब दोस्त डेरे के अंदर जाके छुप गए। हम सब दोस्त एक अनजान जगह पे थे। अभी कुछ देर पहले ही तो हम वहां पहुंचे थे। पहले तो हम डेरे के अंदर कमरे में छुपे रहे, लेकिन जब फायरिंग और करीब आ गई तो कबीर एकदम से उठा और डेरे के पिछले दरवाजे की तरफ भागा। उस दरवाजे से वो बाहर निकल गया और उसे देख के हम सब भी बिना सोचे समझे उसके पीछे भाग गए। अब पिछले दरवाजे से जो बाहर निकले तो सामने घना जंगल और उस वक्त तक सूरज भी डूब चुका था। अब अंधेरा इतना कि हाथ सुझाई नहीं देता था और हमें आगे पीछे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। बस जिसको जो समझ में आया वो उस तरफ भाग पड़ा और उसी भगदड़ में हम सब अलग हो गए। फायरिंग की आवाज और शोर शराबा, खौफ इतना तारी हो गया कि अब अंधेरे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ हुआ था वो इतना अचानक हुआ था कि जहन तैयार नहीं था और उस इलाके की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। दिल में सिर्फ एक ही डर था कि अगर हम यहां से बाहर न निकले तो सुबह की रोशनी नहीं देख पाएंगे। हाँ, मैं भागता रहा, कभी दरख्त से टकराया, कभी फिसल के गिरा, कपड़े फट गए,
एक जूता पांव से निकल गया और हाथ पांव जख्मी हो गए। ठंड इतनी तेज थी कि लग रहा था शायद ठंड ही मेरी मौत बन जाएगी। मेरे आसपास भी भागने की आवाजें आ रही थी। हो सकता था कि वो सब मेरे दोस्त थे, या हो सकता था वो लड़की वालों के कबीले के लोग थे और शायद मेरे ही तरह मेरे दूसरे दोस्त भी डर के मारे किसी को आवाज नहीं दे रहे थे। मैं कितनी देर तक वहां भागता रहा, मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन जब सांस मेरे काबू से बाहर हो गई, जब मैं इंतहा से ज्यादा थक गया, तो ठोकर खा के गिर पड़ा और वहीं जमीन पे पड़े पड़े हाँफने लगा। मैं जमीन पे पड़े पड़े जोर जोर से सांस ले रहा था और मेरा सीना जल रहा था। ठंड ठंड, इतनी तेज ठंड कि जिस्म धीरे धीरे सुन्न होने लगा और न जाने कब मेरी आंखें बंद हो गई। एक सा चेहरा मेरे बहुत करीब आ गया, बिल्कुल सा, और उसके माथे पे एक आंख। उसके गीले बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे और वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। हाथ पांव गर्दन सब ठंड से अकड़ गए थे, या शायद किसी और वजह से। और फिर मैंने उस चेहरे को अपने सामने से धुंधला होते हुए देखा, जैसे वो हवा में धुआं बन गया और फिर अचानक ही मेरा जिस्म ढीला पड़ गया। मैं घबरा के उठ बैठा और दिल इतनी तेज तेज धड़क रहा था कि लगा सीना फट जाएगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे आसपास लोग गुजर रहे हो। कोई मेरे कंधे से टकरा रहा था, कोई मेरे पांव के करीब से गुजर रहा था, लेकिन वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। ये सब बस मुझे महसूस हो रहा था। सरसराहट मेरे हर तरफ, जैसे ये दरख्त, ये पौधे, ये सब जिंदा हो। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे घूर रहे हैं। मुझे अंधेरा होने के बावजूद न जाने कैसे उस वक्त बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। और तभी मैंने दरख्त के पीछे एक चेहरा देखा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वो कबीर था। कबीर। मैंने पूरी हिम्मत जमा करके उसको आवाज दी, लेकिन वो बस दरख्त के पीछे से झांक कर देखता रहा और मैं खुशी और डर दोनों के बीच में खड़ा हो गया। मैं उसकी तरफ बढ़ा। यार इधर आओ, मेरी मदद करो। लेकिन वो सामने आने के बजाय और पीछे हो गया। मैं लड़खड़ाता हुआ उस दरख्त तक पहुंचा जहां पे वो खड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही लम्हे थोड़ी दूर दूसरे दरख्त के पीछे फिर से वो चेहरा नजर आया। कबीर मेरी मदद करो, मैंने बमुश्किल थोड़ा चीख के उसको कहा। लड़खड़ाता हुआ मैं जैसे ही दूसरे दरख्त तक पहुंचा, वहां भी कोई नहीं था। लेकिन वो चेहरा बार बार कभी उस दरख्त के पीछे, कभी उस दरख्त के पीछे झांकता रहा और मैं बस उसके पीछे पीछे चलता रहा। मुझे नहीं पता कितनी देर गुजर गई। बस इतना याद है कि जंगल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और मैं जैसे तैसे करके लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ कबीर को देखते देखते उसके पीछे पीछे जा रहा था। और वो बजाय मेरी मदद करने के आगे से आगे ही बढ़ता चला जा रहा था। यूं करते करते मैं जंगल से बाहर आ गया और जंगल से बाहर आके मुझे दूर कुछ बल्ब जैसे चमकते दिखाई दिए।
मुझे जंगल से बाहर आके रोशनी को देख के इतनी खुशी हुई कि खुशी से आंखों में आंसू आ गए और मैंने फिर एक बार फिर पीछे मुड़ के देखा कि शायद मुझे कभी भी दोबारा नजर आ जाए। लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां खड़े होकर मैंने कबीर को बहुत आवाजें दी, लेकिन नहीं, मुझे कबीर की पलट की कोई आवाज नहीं आई। उस वक्त मेरे जहन में यह बात आई कि किसी तरह से मैं उस अड्डे तक पहुंच जाऊं जहां पे रोशनी हो रही है और मैं वहां से मदद लेके वापस इस जंगल में आके कबीर को ढूंढूंगा। मैं लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता उन रोशनियों की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जख्मों से जिस्म बेजान हो गया था, पांव सूज गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आखिर को मैं जैसे तैसे ढाबे तक पहुंच गया और वहां पहुंचा तो हैरत हुई कि मेरे 3 दोस्त वहां पहले से बैठे थे, लेकिन उनकी हालत भी मेरी जैसी ही थी। फटे हुए कपड़े, जख्मी हाथ पैर। बस हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमारी आंखों में चमक आई, थोड़ा इत्मीनान हुआ, लेकिन एक दूसरे से बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। ये एक ढाबे जैसा था और वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने मेरी मदद करके मुझे वहां एक तरफ बैठाया और अभी बस मैं एक तरफ को बैठा ही था कि मेरे पीछे कबीर भी आ गया। कबीर की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा कि आखिर तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और फिर बस बेहोशी छा गई। जाने कब ढाबे में रोशन उन बल्बों को देखते देखते मेरी आंखें बंद हो गईं। होश आया तो मैं अस्पताल में था। मालूम हुआ कि हम सब दोस्त वहीं अस्पताल में हैं और सब हम खैरियत से हैं। हुआ ये था कि ढाबे वाला हमें पहचान गया था। जब हम बस अड्डे से जीप्स में सवार होकर दोस्त के डेरे पे जा रहे थे तो डेरे पे जाते हुए रास्ते में हम लोग उस ढाबे पे रुके थे और इसलिए वो ढाबे वाला हमें पहचान गया था। बस उसने फौरन ही आदिल के घर वालों को खबर दी और हमें उनके आने से पहले अस्पताल भिजवा दिया। और फिर बाद में जब हम सब दोस्त दोबारा साथ बैठे तो असल पत्ते खुले। मालूम यह हुआ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, जो सब मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल वैसा ही मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी हुआ था। सब ने बताया कि जंगल में कोई परछाई रास्ता दिखा रही थी। किसी को भी कोई चेहरा वाज़ेह याद नहीं था, लेकिन हर एक को जाना पहचाना चेहरा ही दिखा था। किसी को अपने भाई का, किसी को किसी दोस्त का, किसी को किसी जानने वाले का। यही तो वो बात है दोस्तों कि अगर ये सिर्फ एक के साथ होता तो हम इसे वहम कहते, लेकिन जब सब एक जैसी बात करें तो फिर इंसान के पास वहम कहने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। और कबीर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, बल्कि उसकी कहानी तो थोड़ी और अजीब यूं थी कि वो भागते भागते किसी गहरी जगह पे गिर गया था और उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिसलन की वजह से वो उस जगह से बाहर नहीं निकल पाया। तब उस पर एकदम बेहोशी तारी हो गई और जब उसकी आंख खुली तो वो गड्ढे से बाहर लेटा हुआ था। दूसरी तरफ हम जिस दोस्त की शादी में गए थे वो बिल्कुल ठीक था। दोनों कबाइल में उस वक्त तक सुलह हो चुकी थी। फैसले के मुताबिक आदिल को लड़की को तलाक देनी पड़ी और फिर उसके बाद तो आदिल मुल्क छोड़ के ही चला गया, यूरोप में सेटल हो गया और आज तक उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। बस सोशल मीडिया पे बातचीत रहती है। इत्तेफाक ये है कि मैं आज तक दोबारा नॉर्दर्न एरियाज में नहीं जा सका। इस वाक़े की वजह से नहीं, बल्कि बस कभी दोबारा मौका ही नहीं मिला। हाँ, इस वाक़े से मुताल्लिक़ मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ही रात में मैंने 2 दुनियाओं का खौफ महसूस किया, इंसानों का भी और उन जिन्नात का भी। और दोस्तों, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर उस रात वो परछाइयां हमें रास्ता ना दिखाती तो शायद आज मैं आपको ये कहानी सुनाने के लिए मौजूद ना होता। तो दोस्तों, अगर आपको सच्चे, खौफनाक और पुरअसरार वाक़यात सुनना पसंद है, वो कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पे मजबूर कर देती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी नया वाक़या आपसे पहले मिस ना हो।
और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसे आज तक आप समझ नहीं पाए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, शायद अगली कहानी आप ही की हो।